A very good morning class. This is Anchal Dhingra and I am back with another video on management accounting. और ये वीडियो आपकी पिछली वीडियो से ही इंटरलिंक्ड है, उसी की कंटिन्यूएशन है. हमने पिछली वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और स्कोप पढ़ा था. हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में और आगे हम पढ़ने लगे हैं अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स. बिफोर आई स्टार्ट विद द पॉइंट्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले जो प्राइम चीज़ अपने दिमाग में आती है, इतना कुछ आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं तो अभी तक हमें उसे पढ़ने से एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जा रही है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करना और जो लॉस है मिनिमाइज करना. इसी तरीके से वो मैनेजमेंट को एक बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है. चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स. सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अगर आपने मैनेजमेंट जो कि आपने पढ़ी है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, इट इज़ अ सब्जेक्ट. तो उसमें हमें पढ़ाया गया है कि मैनेजमेंट के फंक्शंस में से सबसे प्राइमरी फंक्शन उसका प्लानिंग है. और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए बनाई जाती है, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाती है मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए. तो इसका भी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. पॉलिसी फॉर्मुलेशन हम कल के लिए करते हैं और हमने मैनेजमेंट के अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, प्लानिंग भी फ्यूचर ओरिएंटेड होती है. Let's read through. The objective of management accounting is to supply the necessary data to management for formulating plans. कल के plans बनाने के लिए आज का जो डाटा होगा, कल का पास्ट का जो डाटा होगा, वो रिपोर्ट कौन करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. और इन अ वे मैनेजमेंट उसके हेल्प से, उसके ऊपर बेस करके अपनी डिसीजन मेकिंग लेती है कल की प्लान्स और पॉलिसीज को लेके. इट प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पास्ट रिजल्ट एंड गिव्स एस्टिमेशन फॉर द फ्यूचर. इन्हीं एस्टिमेशन के बेसिस पे जो मैनेजर होता है वो अपने एक इंटरप्रेट करता है कि कल अगर हम ये स्टेप लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होगा, या दिस विल मैक्सिमाइज माय सेल्स, माय प्रॉफिट्स, और उसी बेसिस पे वो डिसीजन मेकिंग करता है. नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंसेस. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, बजटरी कॉस्टिंग हो गए, कंट्रोल हो गए, सॉरी, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए. इसमें क्या होता है, अलग अलग जो काम है अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है. हर यूनिट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं कि इस यूनिट का ये ऑब्जेक्टिव है. प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि इस यूनिट को इतने देर में इतना काम आउटपुट निकालना है. फिर जो प्री डिटरमाइंड चीज़ें होती हैं उसको एक्चुअल आउटपुट के साथ मैच किया जाता है, एक्चुअल सेल्स के साथ मैच किया जाता है, या प्रोडक्शन के साथ मैच किया जाता है, जैसे भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं. फिर उनका जो डेविएशन होता है वो देखा जाता है और डेविएशन को कम से कम करने की कोशिश की जाती है. उनके रीज़न सॉर्ट आउट किए जाते हैं, रीज़न को प्रॉब किया जाता है, लॉस हो रहा है क्यों हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कैसे हो रहा है. इन सब चीज़ों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्पफुल है. तो ये सारी चीज़ें इन अ वे कंट्रोलिंग में हेल्प करती हैं परफॉर्मेंस को. प्लस जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी मॉनिटर कर सकती है प्री डिटरमाइन जो बजटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कितने अचीव हुए हैं कितने नहीं हुए, उससे वो भी इन पे नज़र रख सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग. आप एक चीज़ इसमें नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले प्लानिंग आया, फिर ऑर्गेनाइजिंग भी आ रहा है, कंट्रोलिंग भी आया बीच में. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे मैनेजमेंट के साथ रिलेटेड आ रहे हैं अभी तक जो आपने मैनेजमेंट के पढ़े होंगे. मतलब इसी तरीके से अगर आप मेमोराइज रखना चाहो अपने एग्जाम के टाइम पे, तो कुछ पॉइंट्स तो आपके मैनेजमेंट के फंक्शन से ही जो निकल के आएंगे वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे. तो ये जो पॉइंट है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रॉपर डेलीगेशन, एक प्रॉपर कनेक्टेड एस्टैब्लिशमेंट जिसमें प्रॉपर रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश किए हों हर इंसान के. इन सब चीज़ों में भी कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग.
डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट सेंटर बनाता है। जैसे अभी हमने पिछले पॉइंट में ही रीड किया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाता है। एक डिपार्टमेंट प्रोडक्शन निकालेगा, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाएगी, उनके ऑब्जेक्टिव्स मीट करना, ये सभी चीज़ें किस में हेल्प करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ कैसे मोटिवेट होंगे? किसी भी अकाउंटिंग का काम, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है चाहे मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, अभी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उसका मेन मोटिव क्या होता है? परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो ये है कि हमें परफॉर्मेंस रिपोर्ट करनी है। मतलब एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है और उसे पता है कि मेरे काम की वजह से इतनी आउटपुट आई है, और अगर उसका काम अच्छा है, टॉप मैनेजमेंट उसको नोटिस भी कर रही है, उसको उस बेसिस पर रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं अकाउंटिंग के बेस पे जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी है, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्फ मोटिवेटेड होगा। ही विल फील पार्ट एंड पार्सल कि मेरी वजह से मैं मतलब ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इन अ वे कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, और वो सेल्फ मोटिवेटेड होके अपनी परफॉर्मेंसेस और अच्छी देगा। अगला पॉइंट है हेल्पफुल इन इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव, मेन मुद्दा यही है कि उसको क्या करना होता है, जो मैनेजमेंट है उसको असिस्ट करना होता है। असिस्ट करने के लिए वो जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो पास्ट रिकॉर्ड्स हमारे पास है, वो इस तरह से प्रेजेंट करती है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो मैनेजमेंट के लिए, ताकि मैनेजमेंट ने अपने कल के जो डिसीजन लेने हैं वो उस पर बेस करके ले ले। इसीलिए इट इज़ हेल्पफुल इन इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इंटरप्रेट करेगी, ईजी वे से दिखाएगी, तभी उसके ऊपर बेस कर पाएंगे जो मैनेजर्स हैं अपने डिसीजंस। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे गलती से मोटिवेटिंग एम्प्लॉय 2 बार लिखा गया है, आप प्लीज़ उसको अवॉइड करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल कैसे होगा? जो पिछला इससे पॉइंट किया था, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट कर रहे हैं उसी के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। मान लो कि पास में हमने कोई डिसीजन लिया था जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो कम हो गई हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। लेकिन सेल्स कम हुई है ये कैसे पता चलेगा? उस स्टैट से, उस डाटा से या उस ग्राफ से जो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट करेगा। मान लो किसी डिसीजन की वजह से कोई एक्सपेंशन का डिसीजन लेना है, डाइवर्सिफिकेशन का लेना है, तो किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किसकी कम है, ये सारी चीज़ें हमें कौन रिपोर्ट करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि हमें इस प्रोडक्ट से इतनी सेल हुई थी तो हम इसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं, या इतनी डिमांड चल रही है। ये सभी चीज़ें हम किसके ऊपर बेस करेंगे? जो डाटा हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरप्रेट करके एक रिपोर्ट फॉर्म में देगा। अगला पॉइंट आ गया रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। ये पॉइंट हमने, अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट इसके स्कोप में भी पढ़ा था। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अगेन वी आर रिपीटिंग इट इन ऑब्जेक्टिव्स, तो मुझे नहीं लगता मुझे इसको दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। इससे अगले पॉइंट पे चलते हैं, हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में हेल्पफुल कैसे हो सकता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब इंसान काम कर रहे हैं, इंसानों में कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमने एक पॉइंट पढ़ा था ऊपर, जिसका नाम था हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंसेस। तो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंसेस में हमने ये पढ़ा था कि वो डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उनका काम डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद एक और पॉइंट पढ़ा था हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये पढ़ा था कि वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये सारी चीज़ें जब मुझे पता है मेरा काम क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारा काम क्या है, तो हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। प्लस मुझे पता है कि मुझे मेरे काम से जज किया जाएगा, तुम्हें पता है कि तुम्हें तुम्हारे काम से जज किया जाएगा, तो भी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय क्या करेंगे? मैनेजमेंट अपने काम पे फोकस करेंगे, जिसका रीज़न क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्योंकि मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरे को जज किया जाएगा, तो इसीलिए मैं अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करना ज़्यादा पसंद करूँगी रादर देन किसी के परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट अकाउंट कैसे हेल्प करता है? जब ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ था, टैक्स प्लानिंग एक पॉइंट आया था, आई थिंक सो उसके नेचर में नहीं, स्कोप में पॉइंट आया था टैक्स प्लानिंग का। तो जब टैक्स प्लानिंग करनी होती है वो मैनेजमेंट की सलाह से ही होती है। जो मैनेजर होता है उसी से सलाह ली जाती है कि हमें अपने टैक्स को मिनिमाइज कैसे करना है।
तो मैनेजर सलाह तो ही दे पाएगा जब वो अपने डिसीजंस किस पे बेस करेगा, फैक्ट्स एंड फिगर पे। फैक्ट्स एंड फिगर उसे कौन प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर मैनेजर डिसीजन बेस करेगा और जिसकी हेल्प से हम अपना जो टैक्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। टैक्स अवॉइड कैसे करना है, कम से कम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैसे करनी है, ये हम देख सकते हैं। Now that we are done with the objectives of management accounting, we'll start with the functions of management accounting. सबसे पहला फंक्शन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। मैनेजमेंट का काम क्या होता है? ये शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि हमारे जो कंपनी है उसको क्या करना है, छोटे समय में, मीडियम समय में और लंबे समय में। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, और ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आज के लिए तो सेट होते नहीं है, ये सेट होते हैं फ्यूचर के लिए। मैनेजमेंट का काम है कि इस ऑब्जेक्टिव को, इन ऑब्जेक्टिव्स जो वो खुद सेट कर रहे हैं उनको अचीव करना। और वो अचीव कैसे करेंगे? जो डाटा है, टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करके, जैसे बजटिंग टेक्निक्स होगी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक्स होगी, और ये सारी टेक्निक्स जो है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट। तो इन अ वे कल की प्लानिंग और फोरकास्टिंग के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही मैनेजमेंट की हेल्प करती है। अगला पॉइंट आ जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा। मॉडिफिकेशन ऑफ डाटा में क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है वो है मैनेजमेंट को असिस्ट करना, जो कि इटसेल्फ इसकी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम मैनेजमेंट की हेल्प करना है। उसको असिस्ट कैसे करेगा? डाटा को मॉडिफाई करके। डाटा हम वही यूज़ कर रहे हैं जो कंपनी में फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, प्लस कुछ एडिशनल डाटा भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसको इस तरह से मोल्ड किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो मैनेजमेंट की हेल्प करे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इसमें क्या है? अब आप ये भी सोचोगे कि जो फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है वो तो फाइनेंशियल अकाउंट भी करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंट स्पेशल क्या करता है उसमें? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं वो इस हिसाब से होते हैं कि वो एक प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को वो प्रॉपर टेक्निकल लैंग्वेज समझ आए। जो टॉप एग्जीक्यूटिव पे मैनेजर्स बैठे हैं, मे बी उनको टेक्निकल लैंग्वेज नहीं समझ आए, तो उनके लिए नॉन टेक्निकल वे से, एक ईजी वे से, सिंपल वे से कौन फाइनेंशियल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करता है, कौन हमारी कंपनी की एक्चुअल पोजीशन को उनको इंटरप्रेट करके बताता है, ये काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटेट्स मैनेजरियल कंट्रोल। कंट्रोल वर्ड कहीं भी आता है ना तो इसके साथ एक लाइन तो फिक्स ही साथ में जुड़ी होती है, वो ये है कि कोई भी डेविएशंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना और रिपोर्ट करना, उसी को कंट्रोल कहता है कि हम जो परफॉर्मेंस हमारी चल रही है उससे हमें कोई डेविएशन ना आए। तो इसमें भी क्या है, फैसिलिटेट मैनेजरियल कंट्रोल में यहाँ पे हम अपनी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम रिकॉर्ड करते हैं। जब हमारे अकाउंट्स प्रेजेंट होते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट्स, उसमें सबकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमारी बजटेड परफॉर्मेंस है, लाइक अगर हमने कोई बजट सेट किया, हमारे लिए कोई गोल सेट किया, उससे हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डेविएट हो रही है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें वी नीड टू कंट्रोल आवर परफॉर्मेंस, वी नीड टू मिनिमाइज द डेविएशंस, वी नीड टू मिनिमाइज द एरर्स। तो इसीलिए इट फैसिलिटेट्स मैनेजरियल कंट्रोल। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। किसी भी तरह का अकाउंटिंग सिस्टम हो, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट है, चाहे मैनेजमेंट अकाउंट है, वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। और कम्युनिकेट किससे करता है? आउटसाइडर से। इनसाइडर से भी कम्युनिकेट करता है, नो डाउट। अगर मुझे मान लो कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मेरे को उससे पता चलेगा कि हमने ये गोल सेट किया है, मुझे ये करना है, मेरी ये परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पे मैं मेन फोकस करूँगी आउटसाइडर्स के साथ, क्योंकि हमें अंदर का तो हमें फिर पता होता है, जो आउटसाइडर्स होते हैं जिन्होंने हमारे पास इन्वेस्ट करना है या हमें पैसे देने हैं उधार, ये वो लोग किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी इंटरनल अकाउंटिंग पे। तो हम अंदर की कंडीशन को कम्युनिकेट करेंगे अगर बाहर के लोगों के साथ, तो वो किसके थ्रू करेंगे? हमारे अकाउंट्स के थ्रू। और मैनेजमेंट अकाउंट्स भी कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। यूज़ ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में मैं आपको यही बता सकती हूँ कि जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो क्वांटिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड करता है। मनी कितना आया है, कितना गया है, कितना पैसा आ गया, कितना खर्चा हो गया, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हो गया। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंट्स है ये हम मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए करते हैं, इसीलिए हम क्वांटिटेटिव डाटा सिर्फ नहीं नज़र में रखते, हम क्वालिटेटिव डाटा भी उतना ही मायने रखता है हमारे लिए।
और जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि प्रोडक्शन बजट जब बनाना हो, तो जब हम प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो सिर्फ ये नहीं देखता कि पास्ट में एज पर फिगर्स कितनी प्रोडक्शन हुई है, वो प्लस ये भी देख लेता है कि हमारे सर्वेज कैसे हैं, हमारे कंज्यूमर्स सर्वे कैसे हुए हैं, उनके बेस पे भी अपने प्रोडक्शन बजट्स जो है प्रिपेयर कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है कोऑर्डिनेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोऑर्डिनेशन में कैसे हेल्प करता है? हर डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं। जब वो प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, हर डिपार्टमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव पता है, मुझे ये काम करना है। हर पर्सन को भी अपना काम पता है कि मेरे को ये काम करना है, उसको ये काम करना है, पहला मेरा काम खत्म होगा फिर उसका शुरू होगा। तो एक कह लो कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीज़ें सेट हुई होती हैं, अपनी ड्यूटीज सेट हुई होती हैं। हमें पता है कि हमारी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रही है, हमने अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट देनी है, और मैं किसी के काम में टांग अड़ाने के बजाय अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करके और काम करूँगी। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन जो हमारी है वो बेटर हो जाएगी। अगला आ जाता है हेल्पफुल इन टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में कैसे हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? हमारे पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव होते हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं बिजनेस को लेके कि हम ये करें तो ये रिजल्ट आएगा, ये करें तो ये रिजल्ट आएगा। इन सभी ऑल्टरनेटिव्स को अच्छे से प्रॉज एंड कॉन्स उनके स्टडी करके उनको इंटरप्रेट करके प्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजर्स को, उसके टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करके। ये चीज़ें हेल्प करती हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट को कि वो इजीली अपना डिसीजन ले पाए। नेक्स्ट है सप्लाइंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये कॉम्बिनेशन है काफ़ी सारे पॉइंट्स का। कम्युनिकेशन का भी है। कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि हम बाहर करते हैं, नहीं, इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। प्लस फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन किसके लिए करते हैं? हमारे टॉप मैनेजमेंट के लिए, इजी लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के लिए हमने ये भी स्टडी किया था। तो इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ये भी है कि वो इन्फॉर्मेशन वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को सप्लाई करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, हमारी जो कंपनी है वो कैसे रन कर रही है। नेक्स्ट हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो सकता है, जो आप लोगों के भी दिमाग में हो सकता है, कि हम काफ़ी टाइम से ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है, हमारा प्लानिंग में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, जबकि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमने पास्ट को लेके रिपोर्ट करना होता है। तो मतलब नाउ इफ़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्ट्री रिपोर्ट करती है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर को रिपोर्ट करता है, तो क्या हम ये समझें कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई लिंक नहीं है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, इस तरह से कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, वो जो सारा डाटा लिया जाता तो हिस्ट्री से ही है, जो डाटा ऑलरेडी कंपनी में हो चुका है। नो डाउट सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करते हैं, किसी के सर्विस भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो क्वांटिटेटिव डाटा है वो ऑलरेडी पास्ट में जो हो चुका डाटा है, पास्ट प्रोडक्शन है, पास्ट सेल्स है, उन्हीं के ऊपर बेस करके वो फ्यूचर का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस डिफरेंस के अलावा भी आपकी बुक में एक और डिफरेंस दिया हुआ है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस है। वो आप एक बार रीड थ्रू कर लेना। मैं ज़्यादा सिलेबस के साथ जा रही हूँ, हम इतना कुछ कवर नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो इट इज़ बेटर कि टू द पॉइंट, टू द सिलेबस मैं आपको ज़्यादा समझाऊँ, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आप खुद एक बार रीड थ्रू कर लो। तो हम पॉइंट बाय पॉइंट इसका डिफरेंस पढ़ते हैं फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सबसे पहला डिफरेंस है पर्पस फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्यों किया जाता है? कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टू द आउटसाइडर्स। हमारी जो बार बार जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, एक वर्ड बार बार यूज़ किया जाता है, ट्रू व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। हमने क्या करना होता है इसमें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना ट्रू व्यू जो होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, वो स्टेक होल्डर्स को देना होता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए की जाती है, मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। उनकी हेल्प किस में करनी है? डिसीजन मेकिंग करने में, ताकि वो प्लान्स, पॉलिसीज अपनी बना पाए। नेक्स्ट आ जाता है रिक्वायरमेंट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो मैंडेटरी है, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ऑप्शनल है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग साल में एक बार करनी है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऐसा कोई रूल्स नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको करनी है। नेक्स्ट इज प्राइमरी ऑडियंस।
जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो बाहर के लोगों के लिए करी जाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अंदर की मैनेजमेंट के लिए की जाती है। रूल्स एंड रेगुलेशन की बात हमने पहले भी की थी, इसमें गैप, IFRS, IAS बना हुआ है, हमें उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अगला आ जाता है फ्रीक्वेंसी। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है एनुअली तो करनी है, या क्वार्टरली करो या कोई एनुअल पीरियड के लिए करो, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है जब आपको चाहिए, जैसे चाहिए, चाहे आपको वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, 2 वीक्स बाद चाहिए, आप उसको ले सकते हो। एक्सटर्नल रिव्यू, इसका एक्सटर्नल रिव्यू कौन करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑडिटर्स करते हैं, रेगुलेटर्स करते हैं। ऑडिटिंग आपने पढ़ी होगी, वो भी अगर नहीं पढ़ी है तो आगे आप जाके उसको भी स्टडी करोगे सेकेंड ईयर में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए ऑडिटर्स हैं, वो चेक करते हैं कि जो हमारी अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए हैं वो गैप, IFRS, IAS उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं। अब तो IFRS ही मेनली यूज़ होता है, लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं वो उसको अकाउंटिंग है उसको कोई रिव्यू नहीं करता, वो हमारी खुद की हेल्प के लिए करते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं। वो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकती है, उसके रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं। मान लो मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी और तरह से किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी और तरह से कर सकती है। नेक्स्ट इज फोकस। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हिस्ट्री को फोकस करता है, पास्ट ट्रांजैक्शन को फोकस करता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्यूचर के डिसीजन को एड करने में हेल्प करती है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट किया जा रहा है, घूम घुमा के बात वही है। स्कोप कंपनी वाइड और उसका स्कोप नैरो है एज पर सेगमेंट, यानी कि हम एक डिपार्टमेंट की बात कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं, जैसे भी हमें नीड हो। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल यूज़र। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सटर्नल यूज़र है इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंटरनल यूज़र ही है, वो है मैनेजमेंट खुद। अकाउंटिंग मेथड, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम है, ये आपने +1-2 में भी पढ़ा होगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं, ऐसा नहीं है कि 2 एंट्रीज होनी है, इसकी अपने अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ऑब्लिगेटरी टू सेटिस्फाई वेरियस स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि हमें वो लीगल है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो ऑब्लिगेशन है, हमें बनानी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी लीगल प्रोविजंस को सेटिस्फाई कर रही है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऐसा कुछ नहीं है। कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग करी होनी चाहिए, वो आपकी मर्जी है। हाँ, आजकल हर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है अपनी सहूलियत के लिए। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता है पूरे बिजनेस का, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड प्लान्स डिपार्टमेंट्स का भी बीच में लिख सकते हैं हम। पास्ट एंड फ्यूचर डाटा, अगेन वही बार बार रिपीट हो रहा है, ये पास्ट बताता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है। पीरियोडिक एंड कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो हर साल प्रिपेयर करनी है, ये भी हमने बात पहले की थी कि मैनुअली प्रिपेयर होनी है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो फ्रीक्वेंटली, वो जल्दी प्रिपेयर करते हैं। ऐसे नहीं कि आपको साल बाद ही रिपोर्ट करना है, वो किसी AGM में ही आपको प्रेजेंट करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जब मर्जी बना सकते हो। नेक्स्ट इज नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपके सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके साथ रीड थ्रू ज़रूर करना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या उसकी लिमिटेशंस है। सबसे पहले इंक्रीजेज एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करेगी? उसके पास्ट फंक्शंस में जाओ, थोड़ा प्रीव्यू में जाओ। हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा है, फंक्शंस में भी पढ़ा है कि वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो जब हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है और हमारा क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या काम है, हमारी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें इन अ वे हमें क्या करती है और एफिशिएंट बनाती है, ढीला नहीं होने देती। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर प्लानिंग। अगेन हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मुझे पता है मेरा टारगेट ये है, मैंने इतने टाइम में मीट करना है, इतना मेरे पास टाइम है, इतने रिसोर्सेज हैं, ये टारगेट है, तो मैं क्या करूँगी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ, लेस वेस्ट के साथ जल्दी उसको अचीव करना चाहूँगी। Measurement of performance, again it reports the performance of different departments, different people as per requirement. मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ कम? अगर हमारा वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा, हम प्रॉपर प्लान तरीके से चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमें क्लियर हैं, कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत अच्छी है, एफिशिएंसी हमारी बहुत अच्छी है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज एंड लेस ऑफ लॉसेस।
नेक्स्ट इज इम्प्रूव सर्विसेज टू कस्टमर। अब मेनली जो कस्टमर होता है वो क्या चाहता है, उसको क्वालिटी अच्छी मिले, कॉस्ट कम मिले। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजरियल कंट्रोल्स की बात करते हैं, कंट्रोल करने से क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट होगी वो कंट्रोल में रहेगी, हमारी क्वालिटी होगी कंट्रोल में रहेगी। इन अ वे क्या होगा, हम कम कॉस्ट पे अच्छी क्वालिटी कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे हमारी जो कस्टमर सर्विसेज हैं और ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाएंगी। अगला फिर वही आ गया इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल, जो मैं अभी पिछले पॉइंट में समझा के आई हूँ। हर किसी को अपनी परफॉर्मेंसेस का पता है, वो परफॉर्मेंसेस रिपोर्ट हो रही हैं तो इमीडिएटली जैसे ही कोई डेविएशन आएगा वो इमीडिएटली उसको कंट्रोल कर लेंगे, चाहे वो कॉस्ट से डेविएट हो रहे हैं, चाहे वो क्वालिटी से डेविएट हो रहे हैं, जैसे भी है। तो इन अ वे इट विल हेल्प इन इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशन सबसे पहले बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक्चुअली लिखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई। इट इज़ बेसिकली नॉट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पास्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिक डाटा पे बेस करता है, डाटा आज है नहीं है, एक डेट के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है, एक टाइम के बाद ऑब्सोलीट हो जाता है, तो वो एक वन ऑफ द लिमिटेशंस है। लैक ऑफ नॉलेज, प्लस हर किसी को नॉलेज नहीं होती कि हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे करनी है। अगर मान लो एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसे सिर्फ मैनेजमेंट नहीं, उसे स्टैट समझना पड़ेगा, ग्राफ समझने पड़ेंगे, उसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, 10 चीज़ें वो समझेगा तो जाके वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर पाएगा, नहीं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। नेक्स्ट इज इंट्यूटिव डिसीजंस। इंट्यूटिव डिसीजंस में क्या है कि हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा था फंक्शंस में कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा नहीं रिपोर्ट करता, वो थोड़ा बहुत क्वालिटेटिव डाटा भी रिपोर्ट करता है। जब तो हम क्वांटिटेटिव की बात कर रहे होते हैं तब हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है, उसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव डाटा पे आ जाते हैं, हम थोड़ी बहुत बायसनेस, थोड़ी बहुत अपनी समझ, थोड़ी बहुत अपनी इंट्यूशन यूज़ कर लेते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो इंट्यूशंस हो वो हमेशा ही सही हो फ्यूचर को लेके। आफ्टर ऑल फ्यूचर इज़ अनसर्टन, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नो डाउट मैनेजमेंट की हेल्प के लिए बना गया है, लेकिन ये नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर लो तो हमें मैनेजर की ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू मैनेजमेंट बट जस्ट एन एड टू हेल्प मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज टॉप हैवी स्ट्रक्चर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने के लिए या वैसे तो किसी भी अकाउंटिंग को करने के लिए हमें बहुत सारी कॉस्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसका ज़रूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करना अफोर्ड करे, क्योंकि आफ्टर ऑल पर्टिकुलर ड्यूटीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उसको किसने क्या रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। अगर हम वीकली भी कर रहे हैं, जितने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, नो डाउट इट इज़ हेल्पफुल बट इट नीड्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज एज वेल। नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी स्टेज। एवोल्यूशनरी स्टेज में क्या है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इट इज़ ऑफ रीसेंट ओरिजिन, इतना पुराना नहीं है, इसीलिए इसको किस तरह से यूज़ करना है हमें प्रॉपरली नहीं पता। टेक्निक्स, एक ही टेक्निक कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूज़ कर रही है उसका रिजल्ट अलग आ रहा है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन कैसे यूज़ कर रही है उसका रिजल्ट अलग आता है, या एक ही चीज़ को हम दो तरीके से कर ले उसके रिजल्ट भी वेरी कर जाएंगे। मतलब इसका कोई डेफिनेट रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने की वजह से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कई बार इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज पर्सनल बायस अगेंस्ट। पर्सनल बायस कब आती है, जब हम अपनी इंट्यूशंस पे रिलाई करते हैं, जो कि हमने थर्ड पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ लिया है। हम सिर्फ अपना क्वांटिटेटिव फैक्ट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हमें ह्यूमंस की तरफ से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कहा गया है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस कैसे हो सकती है कि जो आज की जनरेशन है वो हो सकता है इस चीज़ को लाना चाहती है, लेकिन जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं वो इसको साइकोलॉजिकली रेजिस्ट करते हैं कि दे आर ओके विद द वे दे आर वर्किंग, दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंजेस मेड टू देयर वर्क। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अगर साइकोलॉजिकली भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो हम उस चीज़ को, सिस्टम को कामयाब कैसे कर पाएंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।